नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम इस खास शो में बात करेंगे दिल की धड़कन की। अनियमित दिल की धड़कन, जिसे अरिदमिया के रूप में जाना जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट से हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है। मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्यों होती हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स? लोग इसे कैसे समझ सकते हैं और इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? इसके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। और यही बताने के लिए आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, MBBS, DNB जनरल मेडिसिन, GMCH चंडीगढ़, DM कार्डियोलॉजी, NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता। साथ ही साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थो P चौधरी, MD, DM कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिट्रीना हॉस्पिटल्स, जमशेदपुर, झारखंड, और डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक, MBBS, MD, DM कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट, नारायण हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर, फोर्ड हॉस्पिटल, ऑल्सो असिस्टेंट डायरेक्टर, IGIC। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अमित, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इरेगुलर हार्ट बीट का क्या कारण है और इस स्थिति को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, इरेगुलर हार्ट बीट है, दो तरीके से हो सकती है। या तो हार्ट रेट बढ़ गया हो, मतलब रेट का प्रॉब्लम है, या हार्ट रेट कम हो गया। और दूसरा है कि रिदम का प्रॉब्लम है, कि पेशेंट को इरेगुलर रिदम हो रहा है। इन दोनों कंडीशंस में हार्ट रेट खराब रहता है और दोनों कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम कैसे होता है? पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे धड़कन एकदम से बढ़ी हुई है, या फिर पेशेंट को बेहोशी हो सकती है, या फिर पेशेंट को चक्कर आ सकता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के रिदम के प्रॉब्लम है। और इन ऑल कंडीशंस में हमको जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है और अर्जेंट एक ECG निकालनी पड़ती है। डॉक्टर पार्थो, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तनाव और चिंता अरिदमिया होने का एक कारण हो सकता है? देखिए, अरिथमिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि अ, एक होता है ना तकलीफ और बीमारी। तो अरिथमिया तकलीफ भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तकलीफ का मतलब है जो यूजुअली हम तनाव के वक्त आपने अक्सर देखा होगा हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो तनाव के वक्त दिल की धड़कन बढ़ना नॉर्मल है, या स्ट्रेस के वक्त दिल की धड़कन बढ़ना नॉर्मल है, क्योंकि ये शरीर का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन कभी-कभी तनाव के वक्त दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें तकलीफ होने लगती है। तब यह बीमारी बन जाती है। तो जब तनाव के वक्त या स्ट्रेस के वक्त नॉर्मल दिल की धड़कन बढ़ने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, तब जो है बीमारी बन जाती है। तो सामान्यतः फिजियोलॉजिकल अवस्था में या नॉर्मली एक स्वस्थ आदमी के लिए तनाव में दिल की धड़कन बढ़ना नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर ये दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाए कि आपको तकलीफ होने लगे, चक्कर आ जाए, या बहुत ज्यादा दिल की धड़कन बढ़ने लगे, जैसे बीपी कम हो जाए, या चक्कर आने लगे, या फिर छाती में तकलीफ होने लगे, तब जो है यह अबनॉर्मल है। इस वक्त आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर सुशांत, अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अरिदमिया के क्या कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि आपके लंबे जीवन में इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है? इफ यू कैन, अगर हम बात करें अरिदमिया की, तो मोस्ट कॉमनली अरिदमिया जो हमारे डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में हमें मिलते हैं पेशेंट्स में, वो हैं पर्टिकुलरली एट्रियल फिब्रिलेशन या पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और VT और VM। ये सारे अरिदमियाज हैं। अगर पेशेंट में लॉन्ग टर्म से हैं तो मतलब उसके अंडर ट्रीटमेंट है, तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स के हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है, कमजोर हो सकता है। उसके पर्टिकुलरली रिगार्डिंग पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, पेडल एडिमा हो सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। EF या जैसे हार्ट कमजोर होता है इन अरिदमियाओं के कारण, तो ब्लड का
ब्लड का ठहराव हार्ट में ज़्यादा होता है, जिसके कारण हार्ट कमज़ोर होने के कारण उसमें स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली एम्बोलिक स्ट्रोक होने की, जो हार्ट में थ्रोम्बस जो बनता है वो डिसलॉज होके ब्रेन में चला जाता है, तो वो एम्बोलिक स्ट्रोक होता है उनमें। इसके अलावा जो एरिथमियाज होते हैं लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो हमारे पेशेंट्स के लिए फैटल हो जाती है। इवन नॉट ओनली फैटल इन द सेंस ऑफ कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है, पेशेंट एक डिप्रेस मेंटल स्टेटस में रहते हैं कि फिर से हमारा मतलब मैं उस अपनी नॉर्मल जिंदगी को नहीं जी पा रहा हूँ, इजी फटीगेबिलिटी हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सिंकोप होता है। इसके अलावा अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन डेथ भी हो सकती है और एनीमिया का ट्रीटमेंट सही समय पे ना किया जाए, पर्टिकुलरली वीटी और वीएफ पेशेंट को डेथ भी लीड कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि रेगुलर हार्ट बीट से हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है? यानी कि अगर आपके दिल की धड़कन ठीक नहीं है, अनियमित है, तो फिर हार्ट फेलियर तक कैसे ये लीड करती है? हाँ, देखिए, ये रेगुलर हार्ट बीट दोनों कंडीशंस में हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, रेट का परेशानी हो सकता है या रिदम का परेशानी हो सकता है। जब रेट है ना बहुत ज्यादा रहता है तो हार्ट को प्रॉपर आम भाषा में रेस्ट नहीं मिलता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके हार्ट का फंक्शन कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से अगर रिदम का प्रॉब्लम है तो हार्ट से जो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को जाने चाहिए वो नहीं जाते हैं और उसके कारण भी इरेगुलर रिदम में हार्ट का जो प्रॉपर हम एक वर्ड यूज करते हैं कार्डिक आउटपुट, उसका मतलब होता है कि हार्ट पर सेकेंड में कितना ब्लड बॉडी में दे रहा है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को, किडनीज को, लीवर को, वो सारा है ना कम हो जाता है और उस कम होने के कारण से बॉडी का मैकेनिज्म सेट इन होता है जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके हार्ट फेलियर करा देता है। हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं उनको सही समय पे समझना बहुत जरूरी है। पेशेंट को सबसे पहले होगा, पेशेंट को थकान लगनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा दूर ही चलेगा थक जाएगा, पहले 1 किलोमीटर चल लेता था अब नहीं चल पाएगा। दूसरा, पेशेंट के सांस फूलने लग जाएगी सीढ़ियां चढ़ने पे, उसके बाद में धीरे धीरे पैदल सरफेस पे चलने पे सांस फूलने लगेगा। उसके बाद में पेशेंट के पैरों में सूजन आ जाना, पेशेंट को चक्कर आना और इवन कई कंडीशंस में बेहोशी होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। सो ये रिदम के प्रॉब्लम से हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हमको ईसीजी तो करानी है और साथ ही साथ में एक हमको इकोकार्डियोग्राफी करनी है जो कि हमको बता सकता है कि जो ये हार्ट फेलियर है ये किस टाइप का हार्ट फेलियर है, जो कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के हार्ट के फंक्शन को, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है और फर्दर मॉनिटरिंग, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर पार्थो, वो कौन से वार्निंग साइन होते हैं कि अरिदमिया और हार्ट फेलियर की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो आपको उस ओर धकेल रही है, या फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं कि शायद आपका हार्ट फेल हो सके? कैसे इसे पहचानें? जब अरिदमिया जो अगर किसी मरीज को अरिदमिया बार बार होने लगे, ज्यादातर होने लगे, ज्यादा देर तक होने लगे, तो इससे क्या होता है, हार्ट के फंक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। इससे जो सिम्टम्स होने शुरू होंगे वो होंगे आँख के आगे अंधेरा आके चक्कर खा के गिर जाना, सांस फूलना, पैरों में सूजन, अत्यधिक खांसी, उसके बाद थकावट, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करता है कि अरिथमिया चूंकि ज़्यादा हो रहा है और हार्ट के पंपिंग फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये सब सिम्टम्स अगर होने लगे तो ये वार्निंग साइंस है। इन साइंस पर हमें गौर करना चाहिए। अगर मरीज इन साइंस को लेके आ रहा है तो ये बता रहा है कि मरीज हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर सुशांत, इसमें अब सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी को एरिथमिया है तो वो हार्ट फेलियर के खतरे से कैसे बच सकता है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? जैसे हमने बात की, सभी डॉक्टर्स ने बात किया कि एरिथमिया का वन ऑफ द सिम्टम्स हार्ट फेलियर रहता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एरिथमिया डायग्नोज हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, देन वी कैन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। उसको एक्चुअली दो भागों में बांटा जाए ट्रीटमेंट को, और मेडिकल थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर एक एस्पेक्ट, और दूसरा है उसका सर्जिकल एस्पेक्ट। तो मैक्सिमम मेडिकल जो कॉमनली मिल रही हैं हमारे एरिथमिया मिलते हैं, जैसे पीएसवीटी हो गए, जो हम लोग पॉइंट फॉर एएफवीटी, तो अगर ये देखा जाए तो मेडिकल थेरेपी से भी कंट्रोल हो जाती है।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेस कम लें, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी करें, योगा अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, जो स्मोकिंग हैबिट है या अल्कोहल इंटेक का हैबिट है उसको कम करें, जिससे ये इसके प्रिसिपिटेशन रिस्क फैक्टर कम जाते हैं। इसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर्स है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज कंट्रोल्ड होना चाहिए। वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ VT-VF जो हमारे जो हमें मिलते हैं उसमें एक कॉमन कमा है जो एंजाइना होता है, जो हार्ट में कोरोनरी ब्लॉकेज के कारण होता है, तो उसको ओपन करके उस ब्लॉकेज को हमें आइदर मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी से उसको ओपन करके उसको रिस्क को कमाना। अगर इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी पेशेंट को मेडिकल थेरेपी पे रह रहा है और उसको बार-बार अर्निया हो रहा है, तो PSVT या AF, ये सब केसेस में हम बहुत सारे सर्जिकल अप्रोच भी ले सकते हैं, जैसे एब्लेशन करना। तो PSVT का पर्टिकुलरली PSVT का एब्लेशन सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है। आप AF के जाएंगे तो AF का भी जो पैराक्सिस्मल AF है उनके भी एब्लेशन सर्जिकल आउटकम बेटर होते हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म जो AF होते हैं, क्रॉनिक AF होते हैं, उनमें वी हैव टू गो फॉर अदर थेरेपी लाइक एब्लेट करके हम उसमें पेसमेकर, AV नोड को एब्लेट करके उसमें पेसमेकर डालते हैं। VT और VF लेस रिवर्स, अगर उसके कॉजिंग फैक्टर से कंट्रोल्ड हो जा रहा है, हार्ट का पंपिंग फंक्शन ठीक ठाक है, तो वी कैन गो फॉर अदर थेरेपी लाइक AICD और CRTD, जिससे ये सब अगर हम कंट्रोल करते हैं, अर्निया के इंसिडेंस को कमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर और पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप करने के रिस्क चांसेस काफी मिनिमल हो जाते हैं। डॉक्टर अमित, वो कौन से लाइफस्टाइल बदलाव है जिनकी मदद से एरिथमियाज को मैनेज कर सकते हैं और हार्ट फेलियर से बच सकते हैं? अपनी दैनिक दिनचर्या में आप क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे इससे बचा जाए? जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों को जो सबसे कॉमन एरिथमियाज है उसमें आपको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आता है, PSVT भी लोग बोलते हैं। ये एट टाइम्स है ना, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका जो अटैक है या रिकरेंस है वो कम हो सकता है। बाकी जो एरिथमियाज हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया या फिर आपको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनके यूजुअली स्ट्रक्चरल कॉज होते हैं, तो इनके लिए तो आपको मेडिसिन लेना है या बाकी इंटरवेंशन करना है। जहां तक सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की बात है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो होता है उसमें सबसे पहली बात है कि एडिक्वेट स्लीप, सही सोना, सही समय पे सोना और सही मात्रा में सोना। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्मोकिंग सिगरेशन, साथ ही साथ में अल्कोहल को नहीं पीना। कई बार अल्कोहल कंजम्पशन से कुछ लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन भी होता है, जिसको हम लोग हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आपका अल्कोहल पे रोक लगना, आपका स्मोकिंग नहीं करना, स्लीप अच्छे से लेना, ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा वेट कंट्रोल करना, साथ ही साथ में रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब है कि एटलीस्ट आप 150 मिनट्स इन ए वीक आप है ना रेगुलर वॉक करते हैं, और जो ये वॉक करना है इसका में आपका जो हार्ट रेट है ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड आपके एज के हिसाब से 70 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट पे पहुंचना चाहिए, विच एक नॉर्मल आदमी के लिए 120 to 140 के बीच में हो सकता है जब आप वॉक करते हैं। सो ये सब थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है। बट जैसे ही आपको एट्रियल फिब्रिलेशन डायग्नोसिस होता है या VT या VF डायग्नोसिस होता है, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको साथ ही साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना है, और जहां पे भी जरूरत है उसमें इंटरवेंशन करना है। और ये इंटरवेंशन 2 फॉर्म में हो सकता है, आइदर आपने पेशेंट को पेसमेकर के लिए बोला, ICD के लिए बोला, या फिर एब्लेशन के लिए। तो ये ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेकर के पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर पार्थो, अगर किसी को एरिथमिया है तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से एक्सरसाइज की जानी चाहिए ताकि आपके दिल का भी आप उतना ही ख्याल रखें? एक्सरसाइज हम सभी के जनरल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरीके का एरिथमिया है और उसके साथ उसको अंडरलाइंग हार्ट का पंपिंग फंक्शन कितना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर पेशेंट को बिनाइन एरिथमिया मतलब जिससे जीवन का जोखिम नहीं, जैसे PSVT जो बहुत ही कॉमन है, उसमें आप सभी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स को VT VF रहा हो, ICD लगाया गया हो, हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो, तो उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की जरूरत है।
और ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे कि सिर्फ कार्डियक एक्सरसाइज पे ही जोर दें, वेट लिफ्टिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या बहुत ही रिगरस एक्टिविटी से बचें ऐसे मरीज। और इन मरीजों के लिए हम कार्डियक एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी मरीज है जिनको अन्य तरीके का अरिथमिया है जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जिसमें हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम नहीं है, तो सभी टाइप की एक्सरसाइजेस मॉर्निंग वॉक से लेके रिगरस एक्टिविटी से लेके जिम जाने से लेके सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट में बोलना चाहूँगा, कुछ रेयर टाइप के अरिथमिया है जो लाखों में एक लोगों को होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग जिम जाते हैं और अचानक से जिम करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उन अरिथमिया में आते हैं जैसे ARVD एसोसिएटेड या BTVF ये सब एसोसिएटेड है। तो ये अरिथमिया का डायग्नोस होता है स्क्रीनिंग के दौरान, इको के दौरान, या हमें पता है कि हाँ इन्हें इस टाइप की अरिथमिया है, तो इन मरीजों को हम हमेशा रिगरस एक्टिविटी करने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर सुशांत, अगर किसी को इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पता लगते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर दिखाई दे रहा है कि शरीर में उस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या फर्स्ट एड स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे कि आपने पूछा कि पेशेंट्स को इरेगुलर हार्ट बीट्स और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, जैसे कि सिम्टम्स ऑफ हार्ट बेसिक पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं या पैरों में सूजन डेवलप कर रहा है, जल्दी थक जा रहा है, अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो कृपया इसको नज़रअंदाज ना करें और जितना भी जल्दी हो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी है डॉक्टर्स, उनसे कांटेक्ट में आए। वो आपको गाइड करेंगे और एक सही मार्गदर्शन देंगे कि किसी मेडिकल थेरेपी पर रहना है और इसका सटीक इलाज क्या किया जाए कि जिससे आने वाले फ्यूचर में उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज ना हो और डेटरेट ना करे अनलेस और या फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है। तो ओनली यू हैव, आपको सिंपल सा फंडा है, आपको सिम्टम्स इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग द सिम्टम्स, जस्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जो भी नियर अबाउट है। कोई अपनी हार्ट बीट को कैसे मॉनिटर कर सकता है ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सके? कैसे इसमें हम ध्यान दे सकते हैं किस तरीके से हार्ट बीट बढ़ रही है, घट रही है, अनियमित है, इसे कैसे पता लगाएं और कैसे इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए? देखिए, हार्ट बीट को मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आप घर पे भी है ना मॉनिटर कर सकते हैं। एक जो सिंपलेस्ट डिवाइस है वो पल्स ऑक्सीमीटर करके आता है, जिसमें आपका ब्लड गैस सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन और साथ ही साथ में पल्स रेट दोनों आते हैं। बट परेशानी क्या है कि अगर हार्ट का रिदम में प्रॉब्लम होगा तो कई बार वो सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो जस्ट मॉनिटरिंग के लिए आप रख सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं कि किसी के पास में स्मार्ट वॉच है, तो बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस हैं मार्केट में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको रेगुलर आपका हार्ट रेट बता सकते हैं। रिंग्स आते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो मॉनिटर कर सकते हैं। बट जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी पहले बोला कि कभी भी आपको लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स आए, आपको घबराहट लगे, आपको पैल्पिटेशंस लगे, आपको है ना चक्कर आए, माथा घूमे, कुछ भी हो, आप नियरेस्ट अपने कोई भी डॉक्टर को जाके दिखाइए। जो भी डॉक्टर है वो आपका पल्स रेट देखेगा। सिंपल एक्सरसाइज है, पल्स रेट देखना सभी को आता है, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो एलाइड लोग हैं, नर्सेज हैं या फिर है ना ब्रदर्स हैं जो हॉस्पिटल के, ऑल नो हाउ टू टेक पल्स। तो सब लोग पल्स देखेंगे और पल्स से आपका बहुत चीजें पता चल जाती है और वो सबसे इजीएस्ट मेथड भी है। इनफैक्ट आप पल्स देखना सभी को आना चाहिए। बहुत लोग हैं जो पल्स देखना जानते भी हैं घर में, नॉर्मल लोग। तो वो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है जो कि इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सकता है, सो दैट आप जल्दी से जल्दी एक मेडिकल हेल्प ले सकें। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को कई अहम जानकारियां आप लोगों ने दी हैं। दिल की धड़कन अनियमित होना कितना गंभीर हो सकता है ये आपने बताया है। आशा करते हैं कि डॉक्टर्स द्वारा बताई गई इन जानकारियों को लोग अपनाएंगे और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। धन्यवाद।